ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। Which one of the following is true about the High Courts? It has original and appellate jurisdiction. It enjoys the power of judicial review. It acts as the court of law. या all of them. All of the above. All of the above. उसके पास ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होती है और उसके पास पावर भी होती है कि वो किसी भी चीज पे जुडिशियल रिव्यू कर दे, और कोर्ट ऑफ लॉ तो है ही, कोर्ट ऑफ लॉ तो है। ठीक है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। अच्छा 25। तो यश, अभी रिसेंटली 2 हाई कोर्ट बने थे, कौन कौन से बने? तेलंगाना, एक तो तेलंगाना बना है हम्म, एंड सेकंड वन पता नहीं मुझे। सेकंड तेलंगाना तो सबको पता है, सेकंड वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना। सेकंड वन इज अदिति, एनी आइडिया? मानसी? No, sir. आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का पहले क्यों नहीं था? अब वो उसके बाद बाइफरकेट होने के बाद 2019 में हुआ ना, कुर्नूल में उसका बना है। हैदराबाद में है, और आपका तेलंगाना कुर्नूल, हाँ। नहीं, तेलंगाना का हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश का अमरावती में है। कुर्नूल में है सर। इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है। Which one of the following article deals with the appointment of high court judges? High court judges के लिए कौन से आर्टिकल के लिए कहा गया अपॉइंटमेंट के लिए? 214. 214 नो 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 217 आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल 217 के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। तो फिर 214 क्या है? 214 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स, उसमें हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है कि हाँ, मतलब लाइक यू आर राइट, हाई कोर्ट 214 से स्टार्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट 124 से होता है, सुप्रीम कोर्ट 124 से होता है, और आपका ये हाई कोर्ट 214 से स्टार्ट हो जाता है। एंड सर 216 में बेसिकली बोला गया है कि उसके जुरिडिक्शन के बारे में बात किया गया है। इसमें पूछेंगे तो 214 पूछ सकते हैं या 217 के आगे नहीं पूछेंगे, फिर सीधा 226 पे जाएंगे। 216 एंड ये 218 दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। सिर्फ 217 ही करो, इसमें 214 भी हार्डली पूछते हैं। हाई कोर्ट इशू रिट्स वेरी सिंपल, 226 बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो ऐसे तो रट जाना चाहिए बिल्कुल इस क्वेश्चन में तो, हालांकि इतना आसान अब पूछेंगे भी नहीं, पहले पूछते थे। अब क्लैट के भी थोड़े स्टैंडर्ड। लीगल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं यार? अभी इस बार तो है ना, लाइक एक सेकेंड, इस बार है ना, उसमें तो डालेंगे नहीं, आपके लीगल पार्ट में तो डालेंगे नहीं, प्रोबेबली वो ये सब आपके जीके में ही डाल सकते हैं। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि जीके में वो इस बार क्या करेंगे, अगर उनको स्टैटिक जीके टाइप ऑफ कुछ पैसेज भी बनाना है, लीगल टॉपिक पे पैसेज बना सकते हैं। अगर उनके मन में आया तो जैसे कैग के ऊपर भी टॉपिक बना सकते हैं, पैसेज बना देंगे कैग के ऊपर कि ये इसका ये क्वालिफिकेशंस होता है, ये अपॉइंटमेंट करता है, और उन्हीं से उसको लाइक 4 या 5 क्वेश्चंस बना देंगे। लाइक कैग का कोई भी पैसेज उठाया, उसमें उन्होंने ये काम किया, इतना ऑडिटिंग किया, इतना उन्होंने इस बार का 2019 का इतना ऑडिटिंग रिपोर्ट आई, इस टाइप से करके एक पैसेज बना दिया। उसमें लिख दिया कि कौन सा आर्टिकल है, हु इज द प्रेजेंट कैग, राजीव महर्षि अभी प्रेजेंट में कौन है कैग के चेयरमैन, और उसमें फिर ये पूछ लिया उन्होंने कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज द लाइक दिस, हु अपॉइंट द कैग, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। तो इस टाइप से वो कैसे भी करके क्वेश्चन बना सकते हैं। कल बता रहा था जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिन बैठी और किस टाइप से, उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, हु वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, इस टाइप से करके वो आपके जीके में पूछ सकते हैं। अगर चेयरमैन में सच्चिदानंद सिन्हा भी ऑप्शन है तो वही होगा ना? हाँ, वो फर्स्ट चेयरमैन तो सर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो ठीक 2 दिन बाद परमानेंट चेयरमैन जो बने उसके, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस टाइप से कैसे भी मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ सकता है क्लैट। हम उसको बाउंड तो देखो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में आपको हर चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चीफ जस्टिस and the other judges of the high courts are appointed by which one of the following? Prime Minister, Chief Minister, Governor, President. कौन करता है? President appoint करता है। ठीक है। Which is the oldest known system designed for the redressal of citizens' grievance? Ombudsman system नहीं, लोकपाल एंड लोकायुक्त तो अभी आए थे, 2014 में आए थे वो तो भी। पहले ओम्बड्समैन सिस्टम पहले से ही चलता आ रहा था। ओम्बड्समैन सिस्टम लाइक बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है कि भाई करप्शन के फर्स्ट महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है।
और उसमें ये होता है कि अगर वो जैसे कैसे भी दे गाइस सॉल्व इश्यूज बाय लाइक मीडिएशन एक्सेट्रा, कैसे भी करके वो इश्यूज सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग बेसिकली करप्शन के लिए वो किया जाता है। Which was the first Indian state to establish the institution of लोकायुक्त? महाराष्ट्र was the first Indian state। ये लिखते भी रहना साइड बाय साइड अपने कॉपी में, ठीक है। महाराष्ट्र first Indian state to establish the institution of लोकायुक्त। When did the Lokpal and Lokayukt Act 2013 came into force? कब आए थे? दिसंबर जनवरी 2014। जनवरी। डेट बता सकते हो अन्वेश? जनवरी 2014 करेक्ट है। फर्स्ट जनवरी को तो प्रेसिडेंट का एसेंट रिसीव हुआ था, ठीक है, लिख लो रिसीव्ड प्रेसिडेंट एसेंट on 1st of January 2014, received president assent on 1st January 2014, but it came into force on 16th January. It came into force on 16th January. सिक्स का आंसर ए है, ठीक है। President gave the assent on 1st of January 2014, but it came into force on 16 January 2014। तो ये उसमें आया था। Okay. Who appoints the लोकायुक्त and उप लोकायुक्त? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। जो भी स्टेट का गवर्नर होता है वो उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। Which state's लोकायुक्त ऑफिस is considered to be the strongest in terms of power and scope? अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटका का जो है लोकायुक्त ऑफिस वो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्कोप, काफी वाइड है, तो ये कर्नाटका इज द आंसर। बी। National emergency is declared under which of the following articles? Very simple. 352। Article 352। इमरजेंसी पे सिम्बाइसिस क्वेश्चन पूछ सकता है पक्का, है ना। क्लैट तो आई डोंट थिंक पूछेगा, अब इतना क्लैट नहीं पूछेगा, एलेट भी नहीं पूछेगा। सिम्बाइसिस और एमएससीटी पूछ सकते हैं नेशनल इमरजेंसी पे, और आर्टिकल नंबर पूछते हैं ज्यादा। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इशूड armed rebellion, external aggression, war, इन सब पे। सर आर्म्ड रिबेलियन अभी चेंज नहीं हुआ था अमेंडमेंट में? नहीं। आर्म्ड रिबेलियन चेंज होके आर्म्ड रिबेलियन बना था। अच्छा यश, पहले कौन सा था? आर्म्ड रिबेलियन की जगह पहले इंटरनल एक्सटर्नल वो था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेशनल इमरजेंसी के बाद वो हुआ था। अच्छा, और कौन सी अमेंडमेंट से हुआ था? 42nd अमेंडमेंट से ना 44th अमेंडमेंट 1978, इसमें चेंज हुआ था। द वर्ड चेंजेस फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। ये हुआ, लिख लेना 44th अमेंडमेंट, ये भी पूछ सकते हैं। 44th अमेंडमेंट 1978 में उसका नाम चेंज हो गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रिबेलियन हो गया था। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशूड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन करता है? प्रेसिडेंट वो करता है। और प्रेसिडेंट को कौन बोलता है करने को कि सर मेरे यहाँ पे सरकार गिर गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं, गवर्नर बोलता है ना, रिपोर्ट तो गवर्नर देता है ना स्टेट की तरफ से। 352 नेशनल इमरजेंसी। 352 नेशनल इमरजेंसी, उसमें हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, लेकिन 356 में जब स्टेट में इमरजेंसी लगानी होती है तो गवर्नर रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे सरकार गिर गई है और सरकार नहीं चल पा रही है। बहुत लगती है 356। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज्ड बाय वही। मुझे पूछो, ईट के पैसे मांग रहे हैं सप्लायर। क्या? अच्छा गाइस, ऑडियो ऑफ कर लीजिए अपना, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी, हरी किशन सीमेंट वाला है, ममता हॉस्पिटल वाला। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल
360 365 बताओ जल्दी। 360 आर्टिकल 360 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अच्छा ये बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी लगी है? नहीं No. कहाँ गई फिर? फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है इंडिया में। What's the answer to the 14th question? 14th का आंसर Sir, इज could you please ask everyone to mute their audio? I'm गाइस sorry. प्लीज एवरीवन स्विच ऑफ योर ऑडियो पार्ट यार। What's the answer? 14th का बी। Governor. पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ऐसे। प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। ओके फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी है। तो 14 का बी कैसे होगा? इमरजेंसी अंडर नहीं सॉरी इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज। हाँ प्रेसिडेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है। सॉरी गवर्नर रिपोर्ट करता है। प्रेसिडेंट इज द आंसर। Emergency under Article 356 is imposed by President and the report given by the Governor. Financial emergency हुआ in real sense the governor of the state is appointed by the president on the advice of following. किसके उस पे करता है? Council of Ministers, Chief Ministers. 15th का आंसर is 360. Financial emergency Article 360 के अंदर इम्पोज की जाती है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक की सैलरी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वो आज तक वैसे कभी लगी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि शायद अभी ड्यू टू दिस कोरोना आउटब्रेक शायद क्योंकि इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है अब वो डियरेंस अलाउंस तो काट ही दिया है सभी उनका जो अपना सेंट्रल में और इन सब में है गवर्नमेंट जॉब से। तो देखते हैं अभी लाइक फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इन रियल सेंस द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय व्हिच ऑफ कौन रिमूव कर सकता है गवर्नर को? President. Yes, governor of the state can be removed by which one of the following? President can remove the governor, or governor can directly write to president to resign. अगर उसको रिजाइन करना है तो उसको प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए लेटर देना पड़ता है। ठीक है, which of the following are the discretionary powers of the governor? Selection of chief minister, provide advice to the president regarding president rules, हाँ ये भी करता है। सेकंड वाला भी करता है प्रेसिडेंट। रिटर्निंग बैक द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी करता है। ऑल ऑफ द अबव, All of the above. ऑल ऑफ द अबव, सारे काम वो कर सकता है। चीफ मिनिस्टर को भी वही सेलेक्ट करता है कि ये चीफ मिनिस्टर ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर बना दो, ये सब। ठीक है, तभी तो जब भी सरकार गिरनी होती है एमपी में हर जगह सब भागते ना गवर्नर के पास, गवर्नर साहब देख लो। Among which of the following are appointed by the governor? कौन अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, बीसी, सभी यूनिवर्सिटीज के बीसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। एडवोकेट जनरल को तो करता ही है आदित्य, एडवोकेट जनरल को तो करता ही है गवर्नर। चीफ सेक्रेटरी को तो प्रेसिडेंट करता है। चीफ सेक्रेटरी को तो प्रेसिडेंट करता है। नहीं, वो चीफ सेक्रेटरी यूनियन की बात नहीं हो रही ना, इधर स्टेट की बात हो रही है। स्टेट का ही क्या है? तो फिर ऑल ऑफ द अबव। all of them. जो सभी जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं उनके जो वीसीज होते हैं उनको भी वही सेलेक्ट करता है। एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है ना, और उसमें लिख लो एडवोकेट जनरल, आगे लिख लो आर्टिकल 165, पूछ लेते हैं आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और इसको गवर्नर है। आर्टिकल 76 होता है अटॉर्नी जनरल। हाँ, आर्टिकल 70 अटॉर्नी जनरल, ठीक है, फिर लिख लो, इसके नीचे लिख लो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165। ठीक है, एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और इसको बेसिकली ये क्या काम करता है कि ये एसिस्ट करता है ऑन लीगल मैटर्स, ये गवर्नमेंट को एसिस्ट करता है ऑन लीगल मैटर्स। इफ अगर कोई भी आप गवर्नमेंट को किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है तो एडवोकेट जनरल को कांटेक्ट करते हैं। Which one of the following article deals with the governor of states? 153 153 से गवर्नर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और प्रेसिडेंट कौन से उसमें लिखा गया आर्टिकल में? And it is known as the smallest article in the constitution. 60 ना,
52. 52. There shall be a president of India. 7 words. सबसे छोटा आर्टिकल है. There shall be a president of India. बस इतना ही बोलता है और इसके आगे कुछ नहीं बोलता. ठीक है. ये होता है आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में. आर्टिकल 52 से यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होता है और आर्टिकल 153 से स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होता है. ठीक है. ये रहता है. Which one of the following is not a feature of election system in India? Universal adult franchise, secret voting, reservation of seats in the legislature for the members of SCs and STs, communal electorate. communal electorate. Communal सीक्रेट electorate. वोटिंग क्या होता है? कम्युनल इलेक्टोरेट. सीक्रेट वोटिंग मतलब जैसे वोटिंग तो एक तरह से सीक्रेट ही है ना, किसी को पता थोड़ा होता है वोटिंग वोट कैसे कर रहे हो. और उसमें फिर इसको और अगर वाइड करें तो जैसे अगर कोई जैसे बॉर्डर पे है या कोई फॉरेन कंट्री में है, वो पोस्ट के थ्रू भी भेजते हैं. जनरली फौजी तो ऐसे ही करते हैं ना, पोस्ट के थ्रू भेजते हैं कई बार, आपने सुना होगा. तो सीक्रेट वोटिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी है ऑब्वियसली. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी बिल्कुल होता है. कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होता है. सो इट इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम, है ना. अदिति हंस रही है कि सर इनडायरेक्टली तो होता ही है ना, अब क्या बताएं, क्या करें. इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय Election commission. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अच्छा, कौन से आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यश, संचित. 324. आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है. ठीक है. Members of the election commission are appointed by president. इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है. Which article of the Indian Constitution says that there will be an election commission in India? 340. हाँ, बताई दिया अभी. 324. ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन. ठीक है. ओके. The number of seats reserved for the scheduled caste in the Lok Sabha is 84. 84. अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं. शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससी इन लोकसभा 84. बस इतना लिख लो, हो जाएगा. ठीक है. Mail us these questions. सॉरी. Will you be mailing these questions to us? हाँ, मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन लिखते भी रहो ना साइड बाय साइड. अब कई सारे, मैं हर क्वेश्चन के साथ कई सारे उसके लाइक रेलेवेंट प्रोविजंस बता रहा हूँ, रेलेवेंट थिंग्स बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए. Which articles in the constitution gives provision for the electoral system in our country? Electoral system 324 to 329. 324 to 329 इलेक्शन कमीशन का उसी में जिक्र किया गया है. आर्टिकल 324 to 329. ठीक है. The election of the Lok Sabha are held every year. अरे बहुत सिंपल है तो. 5 years. See. 5 years. Which among the following statement is or false? For qualifying to the Lok Sabha, a person must be at least 25 years of age. True. ठीक है, बिल्कुल. A person can be a member of both Lok Sabha and Rajya Sabha at the same time. False. नहीं हो सकता. A person belonging to scheduled caste and scheduled tribe can contest elections from a general seat also and from a reserved seat also. True. C. And not just with the reserved seat. A person belonging to a scheduled caste and scheduled tribe can contest elections from a general seat also and not just with the reserved seat. True. If a member of either of the houses votes against the direction given by his party, he can be deemed to be disqualified. False. नहीं. False. तो ट्रू है. तो false है. सोच के बताओ. He can be है, जरूरी नहीं है कि होगा. There is one exception, but he can be deemed. और जो बिल्कुल वो कर सकता है वैसे तो, लेकिन जनरली नहीं करते हैं संचित, है ना. लेकिन मतलब कर तो सकता है अगर किसी लॉ में यही सेम लाइन लिखी है.
हाँ, अगर किसी के अंदर की आत्मा जाग जाए कि हाँ नहीं मेरी सरकार गलत कर रही है और मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तो वो कर तो सकता है, बट लेकिन जनरली करते नहीं है। अब कौन अपनी सरकार में रह के अपने उससे पंगा एक काम लेगा? करेगा। वही। एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो किसी भी सीट से कॉन्टेस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि उनके लिए अलग से, अब जैसे ऊपर बात कर रहे थे, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग से नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड, 84 सीट्स आर रिजर्व्ड। लेकिन अगर वो किसी और सीट के उससे भी करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और आपको लाइक जब कॉलेज में जाओगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 पढ़ोगे, उसमें डिलिमिटेशन के बारे में बताया गया है। उसमें ये भी बोला गया है कि लाइक इसी से रिलेटेड है, उसमें ये बोला गया है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी एरिया को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर सकती है। अब जैसे स्टेट में भी होते हैं रिजर्व, स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो जाती है एससी एंड एसटीज के लिए। और वैसा ही सेम पूरे मतलब लाइक लोकसभा में सेंट्रल जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सरकार रिजर्व कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर उसमें ये हो जाता है कि अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, जनरल कैंडिडेट नहीं कर सकता है। गाइस किसी का ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लो प्लीज। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इज इन लोकसभा इज, अच्छा हो गया ना ये तो। What is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? 6 months। 6 months। 6 months होना चाहिए सेशन का, एक सेशन खत्म होने से दूसरा सेशन खत्म होने के लिए। अच्छा यश, how many sessions are there? How many sessions are there in parliament? कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशन होते हैं। नाम बता सकते हो? समर, मॉनसून, इंटर मॉनसून बजट। विंटर नहीं होता, बजट सेशन होता है। बजट नहीं मॉनसून होता है, मॉनसून क्यों नहीं होता? नहीं मॉनसून होता है, विंटर नहीं होता। विंटर होता है। विंटर भी होता है, विंटर होता है। क्या बात कर विंटर रहे हो? मॉनसून बजट। मॉनसून बजट मॉनसून winter सेशन, monsoon। बजट सेशन और विंटर विंटर सेशन, समर नहीं होता है। समर नहीं होता, समर नहीं होता। समर नहीं होता है। मॉनसून सत्र, मॉनसून सेशन, बजट सेशन और अपना विंटर सेशन, ये 3 सेशन होते हैं, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया? चांदनी चौक। चांदनी चौक, चांदनी चौक एंड डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। कपिल सिब्बल साहब थे ना, उठे थे ना इसमें कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम, चांदनी चौक से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन which part of the constitution? Part 4 D, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP पार्ट 4 में दिए गए हैं। और इसके जस्ट बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल, 12, ठीक है ना, 12। Which group of the following articles of the Indian Constitution contains directive principle of state policy? Simple, 36 to 51। 36 to 51। इसमें पूरा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। Which of the following article of the Constitution is directive? बहुत सिंपल है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लैट एलेट तो पूछेगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, MSCTC भी पूछ सकते हैं। Which of the following Supreme Court decisions that stated that the directive principle of state policy cannot override fundamental rights? Minerva Mills। Directive principle of state policy cannot override fundamental rights. देख लो, मिनर्वा मिल्स में तो ये बोला गया था ना कि वो कोर्ट रूल्ड कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बात की गई थी कि उसमें कहा था कि कोर्ट रूल द अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है उसको, और क्रिएशन में था कि राइट टू एजुकेशन वाले की बात की गई थी। केशव नंदा भारती आपको पता है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोयराजन, दिस इज द आंसर ए। इसमें बोला गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट I was reading about this, sir, and there is this article 31C of the Constitution, and that really confused me because 31C talks about no law giving effect to the policy shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away any right. So basically, it is saying that any policy which is done towards the duties or the responsibilities of the state can be taken away. Even if it is inconsistent with any fundamental right. So I didn't actually understand that. 31C of the Constitution, sir. 31C.
वो तो यार मतलब अभी तुम इस लेवल पे उतना डीप मत जाओ संचित, उस लेवल पे अभी इस लेवल पे इतना डीप मत जाओ, है ना। उसमें 30 के बाद तो तुमसे पूछेंगे तो सिर्फ रिट्स के बारे में ही पूछेंगे। इसका मैं एक बार कंफर्म करता हूँ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मुझे तो स्टेट ऑफ मद्रास वाला मैंने जब लाइक कल रिजर्वेशन की बात की थी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की। Yes, sir. It is this case prompted Article 15 आर्टिकल 15। चलो ठीक है, फिर इसको ये गलत मार्क हुआ होगा, इसको मैं चेक करता हूँ, है ना। एंड हाँ sir. So it उन्होंने can't be हायरार्की state of सेट की Madras. थी। तो मिनरवा मिल्स में उन्होंने एक हायरार्की सेट की थी कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू। ठीक है, मैं एक बार इसको गलत मार्क हुआ होगा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। Which article in the Indian Constitution provides for an election commission? Election commission कौन से आर्टिकल? 324 sorry। 324. 324, ठीक है। Currently there are how many members in the election commission? कितने members हैं? 3. 3. members हैं। Can you name them? Who is the CEC? अभी CEC कौन है? सुनील अरोड़ा। Sunil Arora. सुनील अरोड़ा। अच्छा, और दो बाकी नाम बचे उन वो कौन कौन है? नहीं पता। वाइस Yes, सोचो, पता होने चाहिए, पूछ CEC सकते आता हैं। है ना वैसे। हाँ, क्या बोल रहे हो? दो और नाम बताओ। सुनील अरोड़ा इज द CEC। सेकंड वन इज अशोक लवासा, लिख लो। सेकंड वन इज अशोक लवासा एंड थर्ड वन इज सुनील चंद्रा। Can you repeat the last one? सुशील चंद्रा, अशोक लवासा और आपके सुनील अरोड़ा, ठीक है। What is the tenure of the office of the CEC? CEC का tenure कितना होता है? 5 years or 65 years, whichever is earlier. 6 years or 60 years, whichever is earlier. 6 years or 65 years, whichever is earlier. 5 years or 60 years. It's C. It's C. 6 years or 65 years, whichever is earlier. So what is the right answer? C. Who is the current election commissioner of India? अभी डिस्कस कर ही लिया, सुनील अरोड़ा, ठीक है। AM साहब ने तो ठीक है। Who appoints the chief election commissioner of election commission? CEC को कौन अपॉइंट करता है? President. President of India. President of India करता है on the advice of Council of Ministers. So the powers and functions of the chief minister of the state are analogous to Prime Minister. Prime Minister. चीफ मिनिस्टर के जो भी फंक्शंस होते हैं वो स्टेट पे, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में किससे रिजेंबल करते हैं? Prime Prime Minister. चीफ मिनिस्टर के जो स्टेट में रिजेंबल करते हैं वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर से रिजेंबल करते हैं, ठीक है, वो उसके एनालोगस है। Which article provides that a person who holds or who has held office as a president shall, subject to the other provisions of this constitution, be eligible for re-election to that office? री-इलेक्शन के बारे में कौन सा वो बात करता है? 54. 50. नहीं, 54 ये सब नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, 57 री-इलेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू किसको? चीफ मिनिस्टर किसको रेजिग्नेशन देता है? गवर्नर। अगर उसको रेजिग्नेशन देना होता है तो गवर्नर को रेजिग्नेशन देता है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? The chief minister. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल 44 का आंसर इज सी। चीफ मिनिस्टर जो होता है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। A person is entitled to Indian citizenship if a person is domiciled in India, born in India, a refugee who has migrated to India from Pakistan, all of the above. Born in India. All of the above. नहीं, सब है। Person is domiciled in India होता है, पर refugee who has entered, all of the above, है ना। अब इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान को आपने डेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इसमें डेट दी गई है 48 से पहले कि 19 जुलाई 1947 से, वो सब कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे, अभी तुम इतना डीप मत जाओ, अभी फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप के लिए एंटाइटल्ड तो बॉर्न इन इंडिया का भी कह सकते हैं कि डेट्स नहीं है। हाँ, बॉर्न इन इंडिया का भी वही है, डेट्स सब डेट्स का ही फंडा है संचित, कॉलेज में जाओ अच्छे से पता चलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम यूके। कहाँ से लिया सिंगल सिटीजनशिप? यूके यूके से लिया। ये पूरी लिस्ट
अभी कल भी अपन ने कई सारे किए थे, डीपीएसपी कहाँ से हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हैं, तो ऐसे कर करके पूरी लिस्ट में वैसे पूरे इन सब क्वेश्चंस में सारा आ ही जाएगा, लेकिन लिस्ट भी पढ़ते रहना। So what has been taken from Australia? ऑस्ट्रेलिया से lists Division of power ऑस्ट्रेलिया से रिट्स ली गई थी। Concurrent list. and division of concurrent list, list हाँ state list हाँ Okay, fine. लिस्ट वगैरह ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया का इज नॉट इम्पोर्टेंट, पूछेंगे तो आपसे यूएसए, यूके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और आयरलैंड वाला ये सब पूछते हैं। ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड all of the all of by these. descent, by naturalization, by registration, all of these। सबसे descent से भी naturalization, registration। Which of the following is not a condition to become a citizen of India? Descent, birth, D. naturalization, and acquired acquired property। Property. Acquired property, हाँ, acquired property is not a condition to become a citizen of India। ठीक है। Article 5 to 11, Part 2 of Indian Constitution deals with Citizenship. citizenship। Fundamental duties Part 4A, Fundamental rights Part 3, DPSP Part 4। Okay. नहीं DPSP Part 4। Yeah, fundamental duties is 4. Fundamental duties is 4A। Who appoints the Advocate General of State? कौन अपॉइंट करता है? governor Advocate General, Governor of the State अपॉइंट करता है। ठीक है, बताया मैंने एडवोकेट जनरल। आर्टिकल नंबर अदिति, काम्या, इशिका, आर्टिकल नंबर 153 153 नहीं है, 153 नहीं है, 165। 165. एडवोकेट जनरल का 165 है। ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए जो कि एक हाई कोर्ट जज की जो बनने की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वही सेम एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद अपना उसको 10 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए इन वन हाई कोर्ट और मोर देन वन हाई कोर्ट्स, और वो या फिर वो 10 साल के लिए कोई भी जुडिशियल ऑफिस किसी भी स्टेट, उस स्टेट में लाइक उसका जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए 10 साल से, तो वो एलिजिबल हो जाता है हाई कोर्ट जज बनने के लिए। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल की हाई कोर्ट जज जितनी वो होनी चाहिए। एंड ठीक है, समझ गए। Which article in the Constitution on India provides for the post of 148. Comptroller and Auditor General of India? CAG, Article 148। कल भी मैंने बताया था CAG। अच्छा, और इसका CAG का कितना होना चाहिए एज लिमिट, रिटायरमेंट एज लिमिट? 65। मोस्टली केसेस में हर बंदे का 65 रहता है। ठीक है, इसका है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, कैग का। ठीक है, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र किया गया है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग को। ठीक है, और जो ऑडिटर्स इसमें होते हैं वो बेसिकली एसएससी एग्जाम के थ्रू लगते हैं। एसएससी एग्जाम जब लाइक आप डिग्री के बाद, जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जो आपकी पोस्टिंग आती है वो साउथ इंडिया साइड आती है, बेंगलोर या मतलब चेन्नई इस टाइप में आती है। तो ये होता है कैग का, सेंट्रल जॉब है। Who appoints the Comptroller and Auditor General of India? President अपॉइंट करता है। ठीक है, what is the tenure? क्या tenure है? 6 years. Whichever. 6 years of or age of 65, whichever is earlier। ठीक है, who is the current CAG? अभी कौन है CAG? Rajiv Maharshi। Rajiv, very important। Rajiv Maharshi is very important। महेश्वरी और महर्षि। महर्षि स्पेलिंग गलत है। राजीव महर्षि, MEHER समथिंग। महर्षि मतलब महर्षि, तो राजीव महर्षि वही है, देख लो, हो सकता है स्पेलिंग एरर हो। Which of the following corporations is fully audited by Comptroller and Auditor General of India? RBI. Second. Which of the following corporation is fully audited by Comptroller? RBI तो नहीं है, RBI तो LIC. ना एयर इंडिया। See. एयर इंडिया को पूरा कैग जो है उसको ऑडिट सर कर। अभी भी हाँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ? शेयर सोल्ड हो गए ना एयर इंडिया। बट अभी हुआ नहीं है ना इसमें। अभी पूरे उससे नहीं हुआ है ना, ऑडिट तो कर ही रहा होगा, कैग ऑडिट तो कर ही रहा होगा अभी।
The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on November. 26 January 1949. came into effect in 1950, na? 26 November It is 1949. 1949. 1949. See. adopted वो जो 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ था. Commence भी 26 जनवरी 1950 को हुआ. 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट इनेक्टेड और वो सब हुआ था, लेकिन ये अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को. ठीक है, ये था. Constitution of India came into effect on आगे ना वही क्वेश्चन 26 जनवरी 1950. 26 Jan 1950. Right to property according to the Constitution is a Legal right. legal right under Article 300. 300. 300A. Under Article 300A. पहले it was a fundamental right, लेकिन फिर इसको कौन सी अमेंडमेंट से हटाया था? 44th. 44th 1978 से right to property को fundamental right से legal right में कर दिया था under Article 300A. Which article did you say? Article 300 subclause A. Which is the highest and final judicial tribunal in respect of the Constitution of India? Supreme Court. Supreme Court. सबसे बड़ा Supreme Court. The total number of schedules in Indian Constitution are 12. 12. There are 12 schedules. पता है कौन कौन से? Like एक बार लिख लो. ये important है, पूछ लेते हैं. First schedule क्या कहता है? List of states and union territories. लिख लो. First schedule. List of states and union territories. ठीक है. Second schedule क्या कहता है? Salaries. Part A is about. I think oaths के बारे में से. नहीं. Salaries of president. Third है संचित. Salary of president. इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैग, इन सब की बात करता है. हाँ, उन सब की लाइक सैलरी वगैरह भी आ जाती होंगी इसमें, लेकिन पूरा उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर और इन सब के कैग वगैरह इन सब के बारे में यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव लिख दो, उससे समझ जाओगे. ठीक है. पार्ट 3 शेड्यूल 3 oath और affirmations. Fourth राज्यसभा. लोकसभा सीट्स. लोकसभा नहीं है, राज्यसभा. Only लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा की सीट्स का उसमें वो किया गया. Fifth schedule scheduled areas and scheduled tribes के लिए administration and control of scheduled areas. ठीक है. Sixth administration of tribal areas. इसमें 4 स्टेट्स दी गई थी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. सर अरुणाचल भी है सर. अरुणाचल अब है. हाँ, अरुणाचल प्रदेश. स्टेट्स मत लिखो, लेकिन बस इसमें ये लिख लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. ठीक है, इन सभी 5 स्टेट्स में. 7th क्या बोलता है? यूनियन लिस्ट. 7th में लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. 8th इज वेरी सिंपल. 8th में बोलता है लैंग्वेजेस के बारे में. ठीक है. 9th में बोलता है सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. एक्ट्स एंड रेगुलेशंस लिख लो. शेड्यूल 9 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. 10th वेरी 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 सिंपल डिफेक्शन लॉ. और 10th पे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, क्लैट नहीं पूछेगा, लेकिन 10th पे क्वेश्चन आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ. 11th पंचायत और 12th म्युनिसिपैलिटीज. बस ये सब याद रखना. 11th पंचायत, 12th म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, ये आपके पूरे 12 शेड्यूल्स हो गए. एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड. व्हेन वाज इट पास्ड? एंटी डिफेक्शन लॉ 1960. नहीं, 60 में तो नहीं. 85. एंटी डिफेक्शन लॉ 1985. 85 में पास हुआ था. Who is the final deciding authority on the questions of disqualification by anti-defection? Chairman of Rajya Sabha, Lok Sabha. What's the final deciding authority on the question of disqualification by anti-defection? बताओ. चेयरमैन और राज्य Chairman. जो राज्यसभा का होगा उसमें जो चेयरमैन होगा वो, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में स्पीकर. ठीक है.
लोकसभा में स्पीकर होगा और वहां पे राज्यसभा में चेयरमैन जो भी है राज्यसभा का वो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। If an elected member voluntarily gives up his membership of a political party, if an elected member votes or abstains from voting in such house contrary to any direction issued by his political party or anyone authorized or to do so without obtaining any prior permission, Both one and which of the two statements is the criteria for the anti-defection law? Both. Both one. Both of them. Both of them. ठीक है। Consider the following statements. The anti-defection law gives for the first time a clear-cut constitutional recognition to the existence. आगे दिख रहा है तुम लोगों को? मेरे को तो नहीं शो हो रहा। Political parties, existence of to political parties, ठीक है, मेरे को इधर शो नहीं हो रहा था। The total number of ministers, including the Prime Minister in the Central Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. इसमें बताओ क्या होगा? Which of the following is correct? So D, I think it's 10%. No, it's 15%. 15%. Then it will be B. 15% है। Two only. Then it will be Second B. only. So what is it? B is the answer. Because first time Representation of People's Act 51 बात करता था। हाँ, इसका आंसर होगा P. Only second is correct. ठीक है। Who is appointed as the new chairperson of National Company? Bansilal Bhatt. Bansilal Bhatt. Bansilal Bhatt. अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। ये एक करंट लीगल जीके का अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं आपसे, एलेट तक पूछ सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के कौन अभी चेयरमैन बनाए गए हैं रिसेंटली? जस्टिस रिटायर्ड बंसीलाल भट्ट। In which year the Central Bureau of Investigation was established? 1963. CBI 1963 में बनाई गई थी, ठीक है। In which city is the CBI Academy located? CBI Academy कहाँ पे है? गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद में CBI की एकेडमी है गाजियाबाद में, जहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस के लिए जाए जाते हैं। Where are the headquarters of CBI? CBI के headquarters New Delhi. New Delhi. A. The Central Bureau of Investigation comes under the administrative control of Department of Personnel and Training, DOPT, of the Ministry of Personnel, Ministry of Home Affairs, Defense, none of them. Home Affairs. CBI? Yeah. None of the above नहीं है। I think it's a statutory organization. हाँ। A क्यों? Right. I think it's the first one. So B होगा। So it should be A. A होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होम अफेयर्स के अंडर तो नहीं आता यार। इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इसके अंडर आता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना। A. Consider the following two statements. The Central Bureau of Investigation is exempt from the RTI. CBI is a part of union subject and not the subject of concurrent subjects. Which of the following is true? कौन सा इसमें true हो सकता है? ये तो true है। ये is exempt from the RTI, हाँ। CBI is a part of the union subject and not a state. B true है। Both 1 and 2. Both 1 and 2. ठीक है। Part 4 of the Indian Constitution deals with PPSC. बहुत easy है यार, बहुत easy है। ये यही क्वेश्चन घूम फिर के यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं आएगा। So what's the answer to the 70th? 70th is B. Both are correct. और गाइज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपका इस बार का एग्जाम जहां तक मेरे को लगता है बहुत इजी आएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का रूल रहा है कि अगर कोई भी एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो जो फर्स्ट एग्जाम होता है, जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो बहुत सिंपल डालते हैं। सेम यूपीएससी के साथ हुआ था 2012 में, जब उन्होंने पूरा का पूरा उनका सिलेबस चेंज किया तो यूपीएससी का जो 2012 का था वो आज तक का सबसे इजी माना जाता है, मतलब बहुत इजी बताते हैं वो। यही मतलब हर एग्जाम का जो भी चेंज होता है तो उसको काफी इजी बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का भी एग्जाम बहुत इजी आएगा। हाँ, एक आधे कुछ बाउंसर क्वेश्चन तो डालेंगे ही कट ऑफ को नीचे गिराने के लिए, और क्योंकि इस बार पूरा पैसेज और कॉम्प्रिहेंसिव बेस किया है तो एग्जाम लेंथी बहुत रहेगा, एग्जाम लेंथी काफी लेंथी रहेगा पूरा। तो एनहेंस योर रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्पीड बढ़ा लो पूरा। और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट जो बताया था आपको
करने का उसके थ्रू पर। टू होम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नुकसान है सर, सॉरी पेपर इजी होगा तो नुकसान है ना सर, क्योंकि फिर सब लोग कर पाएंगे। कंपटीशन बढ़ता है। सब लोगों की उतनी रीडिंग स्पीड तो नहीं होती ना, अब पैटर्न चेंज है, जो लोग मतलब नहीं इतना ये भी मत मानो कि यार सब अब इतना भी वो नहीं करेंगे, वो एक आधे बाउंसर क्वेश्चन तो डालेंगे ही, वही बाउंसर क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो आपकी रैंक ऊपर उछल जाएगी, और अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इजी रहेगा, एज कम्पेयर्ड इजी रहेगा, इस चीज का तो मतलब तुम लिख के ले लो। बस इस बार वो आपका लाइक पूरा क्या कहते हैं ना एनालिटिकल रीजनिंग और वो सब वो टेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, उसके बेसिस पे करना है। Sir, one more thing. CBI comes under which department again? Sir, आप एक बार. डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। Okay, thank you. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो क्लैट के लिए अपनी पूरी एक अलग से स्ट्रेटेजी बना लो अपने एग्जाम अटेम्प्ट करने की और अपनी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि क्लैट में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी अलग लगेगी और आपके एलेट, एसलेट और एमएससीटी में काफी हद तक अलग रहेगी, जो कि पहले लगाते थे और जो कि आप अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट पहले वाले दिए थे उसमें तो वही सेम स्ट्रेटेजी रखना है, इसमें आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्लैट ने अभी तक 3 सैंपल पेपर दे चुका है, आप अपने उस पे जाके देख लो एक बार, सभी सैंपल पेपर्स को अच्छे से पढ़ लो, तीनों सैंपल पेपर्स को, ठीक है। अभी सिर्फ वो पहले जो 2 क्वेश्चन निकाले थे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जनवरी में जो उन्होंने हर सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन दिए थे, उससे तो काफी आगे बढ़ गए हैं अब क्लैट, उससे तो काफी इवॉल्व हो गया है बेसिकली वैसा ही पैसेज बेस्ड करके, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस आए, वो आप एक बार उसके गो थ्रू हो जाओ सारी चीजों को। To whom the Speaker of Lok Sabha gives his resignation? किसको रेजिग्नेशन देता है? The deputy speaker. डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा को वो देता है, ठीक है। स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला। ओम बिरला। ये कौन से स्टेट से है? बिहार, राजस्थान, राजस्थान, कोटा बूंदी से एमपी है ये, फ्रॉम राजस्थान। वैसे वहाँ पे भी पहले लाइक 15 इयर्स तक एमएलए थे, फिर एमपी बने, अब तो हमारे न्यारे हो गए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को रेजिग्नेशन देते हैं। व्हाट वाज द राज्यसभा का भी सेम है यही है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसे देता है रेजिग्नेशन? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है यश? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होता है वेंकैया नायडू। तो रेजिग्नेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट को या फिर किसे? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है अगर उसको देना हो तो, ठीक है। What was the duration of Neelam Sanjeeva Reddy as the president of India? उनकी क्या ड्यूरेशन थी? 1977 to 82. 1977 to 1982 उनकी जो he was the president of India during this duration. Who among the following does not give his resignation to the president of India? कौन नहीं दे सकता इसमें? लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देता है, अटॉर्नी जनरल उनको ही देता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स प्रेसिडेंट को देते हैं और कैग प्रेसिडेंट को देता है रेजिग्नेशन को, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम No oath. उसकी कोई ओथ ही नहीं होती, लोकसभा स्पीकर की कोई ओथ ही नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब भी आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस, कल भी मैं बता रहा था, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। बेसिकली वो जस्ट एक सिर्फ उसके लिए बनाते हैं कि हाँ भाई जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग बैठती है, इसमें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दो, और जो कि बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट जो एमपी होता है उसमें करते हैं, या फिर लाइक जो भी उनको आपसी डिस्क्रिप्शन से वो करते हैं, और फिर वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो सभी एमपीज की एक बार ओथ दिलाते हैं, उसी में स्पीकर की ओथ आ जाती है और डिप्टी स्पीकर की ओथ आ जाती है, और फिर वो स्पीकर जो है नेक्स्ट मीटिंग से स्पीकर बन जाता है, बैठ जाता है चेयर पे। Which of the following is not the fundamental duty for Indian citizens? To obey all the women. To safeguard public property, to protect and improve the natural environment, to obey all the women, to develop the scientific temperament spirit of inquiry. To obey all the women. Not the fundamental duty. To obey all the women मतलब वो तो हमारा मतलब नहीं है। Sorry? स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ मतलब हमें ऑब्वियसली करना ही चाहिए, लाइक वी शुड ओबे द वुमेन, ओबे ऑल द वुमेन, है ना। ये हमारा मतलब ये परमो धर्म है हमारा,
जिसको अगर बोलो तो which of the following is not the pillar of directive principle of state policy? Democratic principles, liberal principles, Gandhian principles, socio-economic principles. इसमें से कौन सा नहीं है? Not the pillar. Gandhian principles. Which of the following articles is called? बहुत simple है. All of the constitution. Article 32. Article 32. Which of the following article remains in force during the national emergency? अच्छा क्वेश्चन है. It remains. Article 21 राइट टू लाइफ होता है ना. 21. अगर इमरजेंसी भी लगी हुई है तो भी आपका जीने का अधिकार है. उसमें ये नहीं है कि आपके सारे अधिकार छिन गए, आपका जीने का अधिकार तक छिन गया. I think 14 and 21 remain in. राइट टू इक्वलिटी, हाँ वो तो रहता है. 14 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, राइट. हाँ तो आर्टिकल 21, ठीक है, ये आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी इट रिमेन्स इन फोर्स. Article 17 of the Indian Constitution deals with untouchability. Titles वाला 18. Equality 14. Abolition of child labor 24. ओके. ये सब आर्टिकल्स तो आपको लाइक फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. National Commission for Other Backward Class came into effect from National Commission for Other Backward Classes. कब आया था ये? 2003. 2003. 92. I think it's 95. 1993. Right. It came in 1993. Came into effect. ठीक है. Which article of Indian Constitution gives the power to the government to make special provisions for the development of SC, ST, OBC against Article 15? D, none of these. Which of articles gives the power to government to make special provisions? None of these. None of these. Correct. क्योंकि माइनॉरिटीज की बात की गई है उधर, लेकिन माइनॉरिटीज में SC, ST माइनॉरिटीज ये सब तो नहीं हो सकता ना, वो डिफरेंट इशू हो जाएगा. Who is the current chairman of National Commission for Other Backward Classes? कौन है इसके अभी करंट चेयरमैन? स्वतंत्र कुमार है शायद. ना नजमा हिप्तुल्ला. ना भगवान लाल साहनी है करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास. भगवान लाल साहनी. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास? कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? गेस करो. 4 members आते हैं, ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास में 4 मेंबर्स होते हैं. What is the current limit of creamy layer for OBC in India to decide the benefits of the reservation? कितना है? हाँ पीछे से बात चल भी रही ना. 8 लाख करंट लिमिट ऑफ क्रीमी लेयर. OBC की करंट क्रीमी लेयर में जो रिजर्वेशन के लिए है उसका अमाउंट है 8 lakh rupees per annum. To become a member of Lok Sabha, what should be the minimum age of the candidate? 25. ये एज सभी एज क्वालिफिकेशंस याद है ना, कल लिखवाई थी मैंने. MP की 25 है. राज्यसभा MP की कितनी है? 30. राज्यसभा MP 30 है, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर की 25 सेम बिकॉज MP है वो, ठीक है. MLA की 25. नहीं 35. 25. MLA की नहीं. MLA की 25 ही है. हाँ 25 है. कंफ्यूज क्यों है? MLC की 30 है. किसकी है 30? MLC की 30 है. MLC की 30 है. जो 7 स्टेट्स में जो MLC है, विधान परिषद जिसको बोलते हैं हिंदी में, MLC की एज है 30 और MLA की है 35. MLA की है 25, ठीक है. 25. हाँ और प्रेसिडेंट की 35 होती है ना. वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की 35 होती है. 35 वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की दोनों की 35 और सेम गवर्नर की भी 35 होती है, ठीक है. और कौन सा बचा? स्पीकर ऑफ लोकसभा अदिति 25 ही होगी. 25. स्पीकर ऑफ लोकसभा 25, ठीक है. और तो कोई नहीं बचा, ठीक.
तो ये इन सब की आपको एज क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं वो। व्हाट इज द मिनिमम एज टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, अपन ने अभी किया 30 इयर्स। अंडर विच कंडीशन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन लूज हिज और हर मेंबरशिप if he or she holds an office of profit under the union of state government, if he is declared to be unsound mind by a court, if he is a bankrupt, अगर उसका दिवालिया निकल जाए, तो इन सब All of the above. All of the above. All of the above. एमपीएन सब चीजों में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उसका है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, वो अपनी मेंबरशिप लूज कर सकता है उस केस में। अनसाउंड माइंड हो जाए तो ऑब्वियसली, और बैंकरप्ट हो जाए तो ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया तो अब ठीक है, अब क्या, ठीक है। Which one of the following is not true? Additional criteria for disqualification may be provided by laws passed by the parliament. A person cannot remain simultaneously a member of both the houses of the parliament or a member of either house of the parliament and a member of state legislature. Whether any disqualification has been incurred by a citizen is settled by the president in consultation with the election commission. Continuous absence from the parliament for 70 days or more without permission may lead to expulsion of the member from the concerned house. क्या उसमें क्या, which of the following is not true? Additional criteria for disqualification may be provided by laws passed by the parliament. It is true. A person cannot remain simultaneously a member of both the houses of parliament or a member of either house of parliament. And क्या एक टाइम पे कोई आदमी एमपी भी रह सकता है? क्या एक टाइम पे एक आदमी राज्यसभा और लोकसभा का एमपी रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या एक टाइम पे एक आदमी एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा या फिर किसी भी स्टेट का एक एमएलए हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। Whether any disqualification has been incurred by a citizen is settled by the president in consultation with the election commission. ये भी नहीं हो सकता है। Continuous absence from the parliament for 70 days or more without permission may lead to expulsion. It's not 70, 60. It's 60. 60 लिख लो, ठीक है। इसका D is the answer. 60 डेज से अगर कोई अपने आप को वो रखते हैं, अगर एब्सेंट रखते हैं तो उसका डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। इसका 70 का 60 कर लो। Which article lays down the qualification for membership of the two houses of parliament? Two houses of parliament कौन सा है? Very simple, पूछेंगे। Qualifications, MP की क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है? MP की क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है? I think 84. 84 या 60. Good. 84, आर्टिकल 84 में दिया गया है। Union budget of India is referred in which of the following? Union budget 112. Union budget 112 में दिया गया है। और मनी बिल कौन से में? 110. 110. हाँ, ये कर लेना, मनी बिल और ये सब कर लेना यार। The first Union budget of independent India was presented by first Union budget किसने दिया, किसने प्रेजेंट किया था? R.K. Shanmugam Chetty. C. Yes, good. R.K. Shanmugam Chetty। फर्स्ट जो यूनियन बजट है वो इन्होंने प्रेजेंट किया था, R.K. Shanmugam Chetty। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 108 ना 280 फाइनेंस कमीशन 280. 108 ऑप्शन में नहीं है। नहीं 108 280. आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। The only woman who holds the post of the finance minister of India except Nirmala Sitharaman कौन है? इंदिरा गांधी। Indira Gandhi. Indira Gandhi. Holds the post of finance minister of India except Nirmala Sitharaman। आजकल निर्मला सीतारमन के वो देख रहे हो मीम्स वगैरह चल रहे हैं ना, कि जब कोरोना की वजह से when you successfully like वो वर्ड तो यूज नहीं करूंगा मैं, कवर अप द इकोनॉमी। हाँ ठीक है, कवर अप द इकोनॉमी। और अब यू कैन ब्लेम कोरोना वायरस फॉर दैट इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी का पहले तो मतलब पूरा तरीके से पूरा वो कर दिया, सही बहाना मिल गया इनको। अब सारा का सारा ब्लेम कोरोना वायरस पे डाल दो। बच गई निर्मला सीतारमन, बच गई। सबसे सेफ फील कर रही होंगी वो आज के दिन। चलो इकोनॉमी तो गई, अब पूरा इसको कोरोना वायरस के ऊपर डाल देते हैं सब। एनीवेज, अब हम बोले तो बोले, अब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। To whom the vice president of India gives his resignation? किसको resignation देता है? President. President. President.
Which committee recommended the establishment of IRDA? IRDA. Rajman committee. Not so important. RN Malhotra. PN Mehrotra. Kargil committee. सारे नाम ले तो ना. हाँ. RN Malhotra committee. Not important. इस पे नहीं पूछेंगे वैसे. Right to education is given under which article in the Constitution of India? 21A. 21A. अरे नहीं यार. 21. How can I know? 16 नहीं. 21A sir. 21 only. 21A ही है. ये बच्चा. राइट टू लाइफ के अंडर ना. Article 21A. अच्छा. देख रहा था कॉन्फिडेंस कितना है. Article 21A right to education इसमें दिया गया है. ठीक है. 6 to 14 years of age में compulsory education should be provided to the children. When was IRDA established? 99. IRDA कब बना था? 99. Yes, IRDA came into existence in 1999. Financial emergency is given under which article? 360. 360. Very easy. अच्छा, अभी IRDA के चीफ कौन है? C. Subhash Chandra. सुभाष चंद्र. सुभाष चंद्र खुंटिया. IRDA के चीफ जो है सुभाष चंद्र खुंटिया. ठीक है. थैंक यू.